हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 13th ऑफ मई टू 18th ऑफ मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज डिजाइन की गई है स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो। ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे सभी साथी जो एमपीपीएससी का एग्जाम दिए हैं रिसेंटली, उन सभी को ये वाली बात पता होगी। अगर उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश जी के एमपी जीके का पोर्शन कवर किया है या फिर करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात रियलाइज हुई होगी कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारी सीरीज से देखने को मिले। और उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर जब तक आंसर की आती है तब तक का हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ, एक ऑथेंटिकेशन वहां से मिल जाएगा। अभी हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारी सीरीज से ही कैसे बने हैं। और 6 से ज्यादा ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो 5 से 6 क्वेश्चन अगर हमारी सीरीज से बने और हमने टोटल 80 या 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एमपी जीके की सीरीज में, और उसमें अगर देखने को मिल जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसी क्वेश्चंस में उन्हीं क्वेश्चन या उन टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न आए हैं, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से, भले घुमा फिरा कर पूछा गया है, लेकिन बिल्कुल वो सारी चीजें हमने कवर की हैं। ठीक है, तो वो उन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये पूरा सेशन हमारा पसंद आता है तो आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों या साथियों को इस पूरे सेशन के बारे में शेयर कर सकते हैं, या ये पूरा सेशन बता सकते हैं उनको। इसके अलावा अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये जो कि जेन्युइन है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ अच्छा फीडबैक देना है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना कुछ अच्छा फीडबैक या सुझाव दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में हमने फर्स्ट टॉपिक क्या देखा था? तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि नए लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ? राजस्थान में आफ्टर जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये खोज की गई थी जहां पर लिथियम के डिपॉजिट डिस्कवर किए गए थे। इसके बाद राजस्थान के देबना में नए लिथियम डिपॉजिट की खोज की गई है। और लिथियम का प्रमुख यूज क्या है? तो लिथियम का प्रमुख यूज आज के टाइम पर क्या हो गया है? आज के टाइम पर इसका यूज वाहनों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जितने भी आ रहे हैं सब हर जगह लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। साथ साथ आपके मोबाइल फोन में जो बैटरीज होती हैं वहां पर इसका प्रमुख रूप से यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है। बेसिकली आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हमने ऑलरेडी कवर की थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकंड नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? सेकंड नंबर की न्यूज हमने देखी थी, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की शुरुआत की गई। रिसेंटली कुछ स्कूलों में जाकर ये सारी चीजें की गई, ये कैंपेन चलाया गया और वहां पर बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया गया। डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा? डिजिटल हेल्थ कार्ड में सारे बच्चों की सारे डिजीजेस के बारे में, है ना, उनकी प्राइमरी पहले क्या डिजीज थी, अब क्या है ना, तो उन सब के बारे में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और जिससे साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी है तो उसे उसे कुछ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस कवर भी इसमें इंक्लूडेड था। ये वाली बात हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो ये सारी चीजें कहाँ की जा रही हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जो कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लेकर आया है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट न्यूज क्या देखी थी? तो हमने नेक्स्ट न्यूज देखी थी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायलॉग पार्टनर्स के बारे में हमने देखा था। अगर बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके नए डायलॉग पार्टनर्स बने हैं। उनका नाम मैंने आपको बताया था कि उनका नाम है कुवैत कंट्री। उसके अलावा यूएई और म्यांमार और इसके अलावा मालदीव्स। इसके अलावा मैंने आपको कितनी कंट्रीज हैं एससीओ की जो मेंबर है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 2001 अगर बात करें तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना
की गई थी। तो आपको ये वाली बातें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आपको वो प्रीवियस लेक्चर से आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, आप बहुत डिटेल में वहां पर जान पाएंगे एससीओ के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमने क्या देखी थी, 42nd एशियन समिट कहां ऑर्गेनाइज की गई, तो 42nd एशियन समिट इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की जाने वाली है। आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, एशियन अफेयर्स। एशियन अफेयर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एशियन अफेयर्स एपिसेंटर एंड ग्रोथ इसकी प्रमुख थीम रही है। थीम या आप ऐसा कहें ध्येय वाक्य, एपी सेंटर एंड ग्रोथ, सॉरी एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ शायद, ठीक है, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ये पर्टिकुलर थीम रही थी किसकी, 42nd एशियन समिट, जो कि कहां ऑर्गेनाइज किया गया, इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा कितनी एशियन कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको 10 पूरी कंट्रीज के बारे में बताया है, पूरी लिस्ट दी है। वो सारी चीजें आप कहां से कवर करेंगे, तो प्रीवियस लेक्चर से आप उन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो आप सारी चीजों को कवर करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग पंजाब राज्य जो है, पंजाब वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने राइट टू वॉक को इंप्लीमेंट किया है अपने देश में। तो राइट टू वॉक यानी कि चलने का अधिकार पर्टिकुलरली ऐसा कोई अधिकार बनाने वाला या इन्फोर्स करने वाला पंजाब एकमात्र राज्य है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखें, क्योंकि ये अधिकार पर्टिकुलरली एक्सीडेंट्स, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हो रहे थे, पंजाब राज्य में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। साथ ही साथ आप अन्य किसी भी राज्य की बात करें, वहां पर भी फुटपाथ पर, जो फुटपाथ होता है वो चलने के लिए होता है, ऐसा तो सभी को पता है, लेकिन वहां पर कई तरीके के व्यापार या कई दुकानें लग जाती थी। उन्हीं दुकानों को हटाने के लिए ये पर्टिकुलर चीजें इन्फोर्स की गई, राइट टू वॉक लाया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे लोगों को चलने का अधिकार मिलेगा। साथ ही साथ उन स्ट्रीट वेंडर्स जो रास्ते पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा सारी चीजें, और जिससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना को कम किया जाएगा। ये पर्टिकुलर उद्देश्य रहा है पंजाब गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर चीज को लाने से पहले का। तो पंजाब एकमात्र राज्य है, यानी पंजाब एकमात्र राज्य है जो कि पहली बार राइट टू वॉक करके कोई नई चीज इन्फोर्स कर रहा है, यानी चलने के अधिकार को पहली बार इन्फोर्स कर रहा है अपने राज्य में। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज की। आज की जो हमारी न्यूज है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी न्यूज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा डिले हो गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हम लोग आने वाले इसी 30 या 31 तारीख तक में हम लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लगातार हमसे बने हैं और जुड़े हैं, और आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर रिसेंट के जितने भी एग्जाम अगर आप देख रहे हैं, या पटवारी की आप बात करें, या फिर इसके पहले आप वर्ग 1 वर्ग 2 के कुछ एग्जाम्स दिए होंगे अगर आपने, ठीक है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम आपने देखने होंगे, तो वहां पर एक फेस्टिवल से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, या डांस से रिलेटेड एक प्रश्न आ जाता है ना, या फिर कोई भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक प्रश्न आता है जो कि अलग अलग राज्यों से बिलोंग करता है, और वो हम लोगों से जनरली नहीं बनता क्योंकि वो न्यूज में नहीं होता। न्यूज में नहीं होने के कारण वो प्रश्न नहीं बन रहे थे कई लोगों से, और अगर बन भी रहे हैं तो ऐसे साथी जिनसे नहीं बन रहे उनके लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर या ये पर्टिकुलर स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने उन सारी चीजों को कवर किया जो रिसेंटली फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और किस किस राज्य में ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लद्दाख का एनुअल फेस्टिवल मनलान चेनमो ये बिगिंस हो गया है। कहां का ये फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल, तो लद्दाख का है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, मोनलैम चेनमो ये किस राज्य का एनुअल फेस्टिवल है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आप पर्टिकुलर इमेज देख रहे हैं, इस तरह से पर्टिकुलर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मोनलान चेनमो ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है, ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, लद्दाख में 5 दिन का ये पर्टिकुलर प्रेयर फेस्टिवल है, ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आकर बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड पीस और हैप्पीनेस की बात करते हैं। ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है या पर्टिकुलर त्योहार है लद्दाख का, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस और हैप्पीनेस को एस्टैब्लिश कर पाए। इसके अलावा ये पर्टिकुलर
इवेंट ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के द्वारा ये पर्टिकुलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनलाम मोनलाम चेनमो इज अ मेजर एनुअल प्रेयर ऑफ संघा कम्युनिटी। ध्यान रखना है ये कम्युनिटी जो है ये कहां से बिलोंग करती है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है संघा कम्युनिटी के लोग कहां मिलते हैं आपको देखने को? तो संघा कम्युनिटी के लोग आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कौन सी कम्युनिटी के लोग देखने को मिल रहे हैं आपको? संघा कम्युनिटी के लोग देखने को मिल रहे हैं। वहां पर इसी कम्युनिटी के द्वारा ये पर्टिकुलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा यहां पर मेजर एनुअल प्रेयर कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मोनलाम चेनमो इस पर्टिकुलर प्रेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ अन्य फेस्टिवल्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया मोनलाम चेनमो ये एनुअल फेस्टिवल है कहां का? लद्दाख का। वैसे ही सिंघी चाम की अगर आप बात करें या स्नो लायन डांस, ये जो पर्टिकुलर डांस है ये कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? नागालैंड का ये प्रमुख डांस है। तो आपको ध्यान रखना है ये डांस फॉर्म कहां से ऑर्गेनाइज हुआ? सिंघी चाम या स्नो लायन डांस ये पर्टिकुलर नागालैंड राज्य का प्रमुख डांस है। अगर बात करें कुलत्तम ये एक फोक डांस है कहां का? आंध्र प्रदेश का। कुलत्तम जो कि एक फोक डांस है कहां का? आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा लोसर फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल या लोसार फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये आसाम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो कि एक क्लासिकल डांस है कहां का? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के दो आपने देख लिए डांस, एक आपने देखा फोक डांस जिसका नाम है कोलत्तम, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोसार फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो आसाम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा सिंघी चाम, ये सिंघी चाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्या मैं आपको बता दूं रिसेंटली ये वर्ग एक के पेपर में भी वर्ग एक की किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। इसके अलावा ये एमपी पटवारी की भी किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। ये पर्टिकुलर एक ही प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है सिंघी चाम किस राज्य का डांस है? तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप याद रख पाएंगे। अगर नहीं याद है तो आप चीजों को नोट डाउन करके रखिए आप अपने पास, आपको चीजें वहां से आसानी से क्लियर होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और इंडोनेशिया की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र शक्ति 23। ये पर्टिकुलर बिगिन हो गई है या इसकी शुरुआत की जा चुकी है। एक इंडिया और इंडोनेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्या? समुद्र शक्ति 23। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का 4th एडिशन रिसेंटली होने वाला है कहां? तो इंडोनेशिया बाताम में ये होने वाला है। तो बाताम में 14 to 19 मई तक ये ऑर्गेनाइज किया गया कहां? बाताम इंडोनेशिया में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज की गई ये पर्टिकुलर बायलैटरल एक्सरसाइज। इसके अलावा इसका एम क्या है? तो इसका उद्देश्य टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी ज्वाइंटनेस एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ नेवीज। तो दोनों नेवीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी या ज्वाइंटनेस को बढ़ावा देने के लिए या म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कहां पर कंडक्ट की गई? तो ये भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हुई। प्रश्न दो तरीके से इसमें पूछा जा सकता है कि इंडिया और इंडोनेशिया की प्रमुख एक्सरसाइज इनमें से कौन सी है, बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन उन एक्सरसाइज के नाम दे देगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति 23 ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, समुद्र शक्ति 23 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस ड्रॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया है। तो हालांकि ये वाली बात आप ना भी ध्यान रखें तो चलेगा। तो पर्टिकुलर 2 ही चीजें आपको ध्यान रखें जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हिंदी मीडियम वालों को सारी चीजें वैसे मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। जब मैं कोई चीज एलेबोरेट करता हूँ तो मैं हिंदी मीडियम से ही करता हूँ या हिंदी माध्यम से ही करता हूँ। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा साथ ही साथ आप पीडीएफ को जरूर पढ़ें। पीडीएफ को जब आप पढ़ेंगे साथ ही साथ सुनेंगे लेक्चर को, तो आपको सारी चीजें, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण न्यूज सामने आई, उसमें से इन 2 प्लेयर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। आईएसएसएफ, जैसा कि आप सभी को पता है, आईएसएसएफ की बात करें तो आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे याद आता है वो कहां है? म्यूनिक जर्मनी में है। म्यूनिक जर्मनी में है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं
जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, एक हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्रश्न एमपीपीएससी का फेवरेट हो चुका है। एमपीपीएससी के लगातार लगातार हर साल एक हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक जितने भी हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। तो आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर कहां है? म्यूनिक, जर्मनी में। चलिए बात करते हैं, इंडियन शूटर्स हृदय हजारिका और नैन्सी मंधोत्रा ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। अगर बात करें आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 बाकू अरबेजान में ये ऑर्गेनाइज किया गया और यहां पर हृदय हजारिका और नैन्सी मंधोत्रा को सिल्वर मेडल मिला है। ये दोनों प्लेयर्स का नाम आपको ध्यान रखना है, हृदय हजारिका और नैन्सी मंधोत्रा, जो कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर शूटर्स हैं, ध्यान रखना है शूटर्स हैं, ठीक है, या शूटिंग प्रतिस्पर्धा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरी न्यूज क्या है? रिदम सांगवान को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि वुमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट है, ठीक है। तो 3-4 प्लेयर हो गए, उनका नाम क्या है? तो हृदय हजारिका, नैन्सी मंधोत्रा, इन्हें सिल्वर मेडल। इसके अलावा एक मिक्स्ड टीम है 10 मीटर एयर पिस्टल की, जिसमें सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। इसके अलावा रिदम सांगवान को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें मेडल टैली की, तो इंडिया सेकंड आया है चाइना के बाद। तो चाइना के बाद इंडिया की रैंक क्या रही है? सेकंड रही है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट किसकी रही है? चाइना की, और चाइना की बात किसकी रही है? हमारे प्यारे भारत की। अगर बात करें इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही चल गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मध्य प्रदेश के एक पर्टिकुलर शूटर है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के शूटर जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, पता नहीं क्यों इन पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, पता नहीं क्यों इन पर प्रश्न नहीं आ रहा है रिसेंटली मध्य प्रदेश पीएससी में, लेकिन इनका जो काम है, मैं हर बार आपको बताता हूं, एमपीजीके के स्पोर्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इनका काम इतना जबरदस्त है, या इतनी जबरदस्त प्लेयर है कि ये जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी में कायरो इजिप्ट में, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, है ना। तो पर्टिकुलर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि एक शूटिंग प्रतिस्पर्धा से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी न्यूज आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मनोज सोनी टू टेक ओथ एज यूपीएससी चेयरमैन। अब आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 में आयोग की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से आयोग हैं। इसके अलावा उन सभी आयोग से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, या आप देख ही रहे होगे अगर एमपीपीएससी का आपने किया, प्रिपरेशन कर रहे हो, या इसके अलावा प्रिपरेशन के दौरान अगर आपने पेपर्स लिया हो नए सिलेबस के बाद, जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से आयोग से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और हर बार पूछे जा रहे हैं, और इस बार तो भर भर के आए थे, पिछली बार भी भर भर के आए थे। तो आपको इन आयोग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आती है उन्हें नहीं भूलना है। मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं, तो एज इट इज आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन हो गए हैं? तो मनोज सोनी एज इट इज, आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी के नए चेयरमैन हो गए मनोज सोनी, और इन्हें ओथ दिलाई है, या इनका शपथ ग्रहण समारोह किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? स्मिता नागराज जो कि एक सीनियर मेंबर थी इस कमीशन की, उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अगर बात करें इन्होंने आयोग को ज्वाइन कब किया, तो 28 जून 2017 को ये आयोग से जुड़े। इसके अलावा ये 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी चेयरमैन के रूप में अपनी ड्यूटीज क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वाइस चेयरमैन रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात और महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के ये वाइस चेयरपर्सन भी रहे। अगर बात करें ये पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 315 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए एमपीपीएससी या यूपीएससी दोनों किस आर्टिकल में इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, या ऐसी कोई बॉडी होगी, ऐसा कोई निकाय होगा, है ना, ऐसा कोई आयोग होगा, इसके बारे में कहां पर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 315 में पर्टिकुलरली ये मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, यही पर्टिकुलर लाइन दी गई है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम ऐसी दो बॉडीज
का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऐसी 2 बॉडी स्टैब्लिश करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो कि यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर, इसके अलावा स्टेट्स लेवल पर अगर बात करें तो स्टेट पीएससी या एसपीएससी की बात करता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, तो चेयरमैन और उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे एज इट इज। इसके अलावा इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, या इनका टेन्योर क्या होता है, या इनका कार्यकाल क्या होता है, तो 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 6 साल हो या 65 साल हो, जो भी पहले पूरा होता है या जिसके लिए भी वो एलिजिबल होते हैं, तब तक वो क्या रह सकते हैं, अपने चेयरमैन के पद पर रह सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। तो 6 साल इनका कार्यकाल या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो, जो भी पहले पूरा हो जाए, इस बेसिस पर इन्हें रखा जाता है। तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो भी आप ध्यान रखेंगे, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, इस तरह करके प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आयोग से रिलेटेड पूरी अलग से वीडियो आए, या पूरी सीरीज हम लोग उसे कंडक्ट करें, या सारी चीजें हम लोग, सारे लेक्चर पूरे 10 या 11 आयोग जो भी हैं आपको दिखते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस में, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो हम लोग सारी चीजें एज इट इज, सारे आर्टिकल्स के साथ सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ, जब आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि ये सारी चीजों की आपको नीड है, एक पर्टिकुलर एक क्रिस्पी मटेरियल की नीड है, तब हम लोग उन सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बताना होगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं, यही सारी बातें आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर बात करें तो वह 28 जून 2017 को आयोग में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे और 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आयोग है जो कि आपकी एमपीपीएससी में मेंशन नहीं है, जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी नई चेयरपर्सन कौन बनी है, तो इसकी नई चेयरपर्सन बनी है रवनीत कौर। रवनीत कौर इस पर्टिकुलर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन बनी है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है, अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है इनका प्रमुख कार्यकाल 5 साल या फिर 65 ईयर, तो दोनों बातें ध्यान रखनी, 5 ईयर या 65 ईयर, विचएवर इज अर्लियर इनका प्रमुख कार्यकाल है। अगर बात करें इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है संगीता वर्मा को, संगीता वर्मा को रिप्लेस किया है, जो कि पहले सीसीआई की प्रमुख चेयरपर्सन थी। ठीक है, कब से, तो अक्टूबर 2022 से सीसीआई की अध्यक्षता कौन कर रही थी, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षता कौन कर रही थी, संगीता वर्मा, और उन्हें रिप्लेस किया है किन्होंने, रवनीत कौर ने। तो रवनीत कौर का नाम आप एज इट इज ध्यान रखेंगे, सीसीआई की ये चेयरपर्सन बना दी गई। इनका कार्यकाल आप ध्यान रखेंगे 5 साल या 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर्स या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, इसका प्रमुख कार्यकाल है। इसका फाउंडेशन कब किया गया, तो फाउंडेशन भी आप ध्यान रखेंगे, इसका फाउंडेशन किया गया है 14 अक्टूबर 2003, 14 अक्टूबर 2003 को इसका फाउंडेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। तो एज इट इज ये पर्टिकुलर बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी जानना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीजें पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है जो है हमारी नेपाली शेरपा। नेपाली शेरपा बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड पर्सन टू स्केल एवरेस्ट 26 टाइम। 26 बार आप देख रहे हैं 26 टाइम एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले या एवरेस्ट को फतह करने वाले 26 बार। इनका नाम क्या है, पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा, ये जो कि एक नेपाली है ना। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है पासांग दावा शेरपा। ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति 26 बार 26 टाइम एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। पासांग दावा शेरपा, जिन्हें पा दावा के नाम से भी जाना जाता है, ने 14 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और 26 बार एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले व्यक्ति कौन थे, तो कामी रीता शेरपा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बारे में रीता है, दूसरे बारे में दावा है ना। तो पहली बार किसने 26 बार पूरा किया था, तो 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम था कामी रीता शेरपा। और इसके बाद पासांग दावा शेरपा ने 14 मई 2023 को 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। तो एज इट इज ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1953 में एडमंड नॉर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही थे। इसके अलावा 1998 में चोटी पर अपनी पहली सफल चढ़ाई के बाद से दावा ने लगभग हर साल यात्रा की है, यानी कि 1998 से ये जो पसांग दावा शेरपा है लगातार लगातार यात्रा कर रहे हैं और इस तरह से 26 टाइम्स इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। तो ये पूरी बात या ये पूरी न्यूज आप ध्यान रखेंगे, एज इट इज बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बातें आप ध्यान रखेंगे, ये पर्टिकुलर हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आप कुछ और याद रखें या ना रखें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, पर्टिकुलरली किसी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। क्या है? गटका मार्शल आर्ट फेस्टिवल या गटका मार्शल आर्ट, ये पर्टिकुलर फीचर होने वाला है 37th नेशनल गेम्स में। 37th नेशनल गेम्स में ये पर्टिकुलर गेम फीचर होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर गटका मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट का ही एक फॉर्म है जो आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर मार्शल आर्ट सिख कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिख कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर मार्शल आर्ट को एक नई पहचान देने के लिए 37th नेशनल गेम्स में इसे पहली बार फीचर किया जाने वाला है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो गटका मार्शल आर्ट फेस्टिवल 37th नेशनल गेम्स में फीचर होने वाला है, जो कि सिख कम्युनिटी के द्वारा पर्टिकुलरली परफॉर्म किया जाता है, या पर्टिकुलरली ये मार्शल आर्ट सिख कम्युनिटी के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फेस्टिवल में वुडन स्टिक्स का यूज होता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 3.5 फीट की होती है। और इसका यूज पर्टिकुलरली इस तरह से किया जाता है, मतलब मार्शल आर्ट है तो पर्टिकुलरली आप देख सकते हो इमेज में क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर आर्ट परफॉर्म करते हैं इस तरह से। और अगर बात करें 23 में ये जो नेशनल गेम से 37th नेशनल गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है रिसेंटली अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 2023 में 37th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, कहां पर? गोवा में। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो एज इट इज ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 37th नेशनल गेम्स कहां हुए, तो आप बताओगे गोवा में। ठीक है, 37। इसमें कौन सा एक पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि फीचर होने वाला है, उसका नाम क्या है? तो गतका मार्शल आर्ट पहली बार फीचर होने वाला है, जो कि सिख कम्युनिटी के द्वारा खेला जाता है या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो प्रेसिडेंट नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल इसके प्रेसिडेंट है। ये आप बात ना भी ध्यान रखें तो कोई जरूरी नहीं है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको कहां पर मिल जाएंगी? हिंदी में मिल जाएंगी। तो सारी चीजें आप देखिए, बाकी तो मैंने सारी चीजें आपको बताई दी। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, विच कंट्री इज नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक सर्वे किया जिसमें इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की एक लिस्ट बनाई, जिनमें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है इंडिया का? थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नीदरलैंड। ध्यान रखना है, नीदरलैंड कंट्री भारत में भारत में एक्सपोर्ट करने वाली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आंकड़ों से पता चलता है कि नीदरलैंड 2022-23 के दौरान अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अगर बात करें फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक आपको यहां से पता चल गया है, फर्स्ट रैंक है हमारे अमेरिका की, और सेकंड है किसकी? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सेकंड रैंक है। और थर्ड रैंक किसकी हो गई? तो थर्ड रैंक आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड की। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका और यूएई तो लगातार हमें बहुत टाइम से अच्छा निर्यात कर ही रहे थे, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट संख्या में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी बनी है? तो नीदरलैंड बनी है, नई नहीं बनी है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर ये पर्टिकुलर इन तीन चीजों में कितना निर्यात हुआ है, किन चीजों का निर्यात हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। 2022-23 के दौरान नीदरलैंड को भारत का निर्यात लगभग 48% बढ़कर 18.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 21-22 में वो 12.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। तो देख रहे हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है ना, लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्टिकुलरली क्या हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को अब मिला है। इसके अलावा अगर बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि नीदरलैंड यूरोप के लिए एक कुशल बंदरगाह और सड़क, रेलवे और जलमार्ग के माध्यम से यूरोपीय संघ के साथ एक हब के रूप में उभरा है। और आर्थिक थिंक टैंक GTRI ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार ATF एविएशन टर्मिनल फ्यूल और डीजल भारत से उस देश को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख पेट्रोलियम
उत्पादित है। तो आपको ये पर्टिकुलर बात आपको ध्यान है। तो एक्सपोर्टर कौन बना है सबसे ज्यादा? नीदरलैंड, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। कॉमर्स मिनिस्ट्री के सर्वे ने ये कहा है। यही सारी बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर न्यूज आपको समझ में आई होगी और ये आप याद रखेंगे नीदरलैंड का नाम। चलिए बात करते हैं एशियन टूरिज्म फोरम की। एशियन टूरिज्म फोरम 2024 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है? लाओस में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। और अगर आपको थोड़ी देर पहले अगर आपने एमपीपीएससी का पेपर दिया हुआ है, एमपीपीएससी के एस्पिरेंट क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है, तो एक सर्वे हम लोग कंडक्ट करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पर आप हमसे जुड़िएगा। आज ही हो सकता है वो सर्वे हो जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीजों को आप कंडक्ट कर रहे हैं, वो आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ये पर्टिकुलर लेक्चर। इस वजह से वो एक हम लोग इनिशिएटिव लाएंगे टेलीग्राम पर, आप जहां पर आप बता सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग करंट अफेयर्स को या बाकी अदर लेक्चर्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें एमपीपीएससी में रिसेंटली, तो एक या दो प्रश्न लाओस से देखने को मिला था, जिसमें एक ऑप्शन था लाओस। अब उसी लाओस की बात कर रहे हैं। लाओस जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यानी एशिया के साउथ ईस्ट में मौजूद एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? लाओस। वहां पर एशियन टूरिज्म फोरम ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 का। 2024 का कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? लाओस में। अगर बात करें 2023 का, तो 2023 का एशियन टूरिज्म फोरम कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा 2022 का कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो 2022 का कंबोडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें लाओस पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर रीजन जो आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली लाओस कंट्री है। इसके अलावा इसके आसपास की कंट्रीज का नाम आप ध्यान रखेंगे, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया। ये पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? एशियन टूरिज्म फोरम 2024 लाओस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब? जनवरी 2024 में। अगर बात करें इसकी थीम क्या रहेगी, तो इसकी थीम है इस फोरम की क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। ये पर्टिकुलर थीम रहेगी, क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। यानी कि एशिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना पर्टिकुलरली इस टूरिज्म फोरम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा लाओस होस्ट करने वाला है। लाओस इसके पहले कब कब होस्ट कर चुका है टूरिज्म फोरम को? तो 2004 और 2013 में ये पर्टिकुलरली लाओस कंट्री होस्ट कर चुकी है एशियन टूरिज्म फोरम को। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचर बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देना इस पर्टिकुलर इस टूरिज्म फोरम का उद्देश्य रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 2023 में कहां ऑर्गेनाइज की गई? इंडोनेशिया। और 2022 में कंबोडिया में ऑर्गेनाइज की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन द कंट्रीज विद 48th जीआई टैग। 48 जीआई टैग मिले हैं। 48 जीआई टैग मिले हैं किस राज्य को? तो किस राज्य को मिले हैं? उत्तर प्रदेश राज्य को मिले हैं। और जिसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ जीआई टैग्स सेकंड रैंक आई है पूरे भारत में। पूरे भारत में इसकी सेकंड रैंक आई है। सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य को सबसे ज्यादा जीआई टैग, वहां मतलब तमिलनाडु राज्य के जो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। जीआई टैग लगभग कितने? तो 55 जीआई टैग उन्हें प्राप्त हुए। इसके अलावा यूपी और कर्नाटका में टाई अप हुआ है। और इन पर्टिकुलर दोनों राज्यों को 48 जीआई टैग प्रदान किए गए। तो ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत चर्चा में रही है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। तो यूपी की सेकंड रैंक है, तमिलनाडु की फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें यूपी के रिसेंटली तीन प्रोडक्ट्स को मणिपुरी तरकशी मेनपुरी तरकशी और महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट, जो कि यहां पर आपको तीनों चीजें दिख रही हैं, इन्हीं पर्टिकुलर क्राफ्ट्स को 3 अलग अलग जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। पर्टिकुलरली कितने जीआई टैग हो गए हैं यूपी के पास? तो यूपी के पास 48 जीआई टैग्स हो चुके हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में? इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहां और बनाई गई है? तो आपके ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप जरूर देंगे और जरूर दीजिए, क्योंकि आपको जब आप जवाब देते हैं तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का टेन्योर या कार्यकाल क्या होता है? तो इसका जवाब आपको देना है 4 years या 65 years, 5 years और 65 years, 6 years 62 years या 6 year या 65 years। इसका जवाब आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या लेक्चर क्रिस्पी लगा हो, तो इसके बारे में भी आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छा फीडबैक जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से आप हम जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आपके साथ दे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।